वेलकम टू लेक्चरशाला। आज हम शुरू करने वाले चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे बॉर्न एंड देन दे ग्रो, फिर वो मैच्योर होंगे और फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे एंड देन इवेंचुअली दे डाई। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के जैसे दिखने वाले नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय which living organisms या living beings produce new individual of their own kinds, अपने जैसे दिखने वाले नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज द प्रोसेस वी कॉल इट रिप्रोडक्शन। दिस इज हाउ लाइफ बिगिन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे इसी तरह से जो है अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू करते रहता है। जैसे कि एक मैंगो ट्री, वो एक टाइम के बाद ग्रो ओल्ड एंड देन इट विल डाई, बट उसके जो सीड्स है वो ग्रो करेंगे और नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली जो काऊ है वो गिव बर्थ टू काव्स, डॉग्स प्रोड्यूस करते हैं पपीज, कैट प्रोड्यूस करते हैं किटन, वैसे ही ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकते हैं चिल्ड्रन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं दो मेन कैटेगरीज में, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें सिंगल पेरेंट्स होता है और उनके जो प्रोजेनी होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें मिक्स कैरेक्टरिस्टिक होता है अपने दोनों पेरेंट्स का। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो बेबी प्रोड्यूस होगा, वो दोनों इंडिविजुअल का कैरेक्टर रहेगा, यानी कि मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स। थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स जैसा, यानी कि थोड़ा थोड़ा मदर जैसा दिखेगा और थोड़ा थोड़ा फादर जैसा दिखेगा। इसी को अपन मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कब होगा ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, एक पेरेंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेंगे, ऑफ स्प्रिंग, प्रोजिनी, चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही मतलब होता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब वही बेबी, बेबी बोल लो, ऑफ स्प्रिंग बोल लो या फिर प्रोजिनी बोल लो। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है। तो हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। सी यू हैव also learn that living beings produce in two main ways। दो तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक होता है asexually और दूसरा होता है सेक्सुअली। सो बेसिकली दिस मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने क्या देखा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें मिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिखने को मिलेगा। मिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मिक्स दिखेंगे। तो ये जो मिक्सिंग होता है ना, मिक्स कैरेक्टर्स, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, ये बाद में जाके, यानी कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंस मिलते मिलते ओवर टाइम कई जनरेशन तक के इस तरह से कैरेक्टर्स आपस में मिक्स होते रहते हैं और इसी वजह से उनमें काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। यानी कि जो एक ऑफस्प्रिंग है वो अपने मदर से भी कई ज्यादा डिफरेंट दिखता है, अपने फादर से भी कई ज्यादा डिफरेंट दिखता है। थोड़ा बहुत फीचर्स मैच होंगे, इससे ये जो डिफरेंस बन रहा है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के वजह से वो जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं वो हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं? उनको मदद करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में एंड समटाइम्स इवन गिव राइज टू न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज। जब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे डिफरेंसेस होते होते लंबे समय तक के ये डिफरेंसेस एक नए टाइप के स्पीशीज को पैदा करेगा। तो इससे क्या है, इवोल्यूशन भी हो रहा है, नए टाइप के स्पीशीज भी बन रहे हैं। तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट है। इस चैप्टर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन का। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेनी। देखो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, ठीक है, ये सारी चीज में। और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे
कि हाइड्रा, ये सारी चीजों में हम मल्टी सेलुलर देखेंगे। हाइड्रा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। प्लांट्स के केस में अपन को एक अलग तरीका दिखेगा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में अपन देखेंगे, उसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट स्प्राउट्स न्यू शूट्स एंड रूट्स। देखो यहाँ पे प्लांट्स के रिप्रोड्यूस करने का एक अलग ही तरीका होता है। उनके जो शूट्स होते हैं यानी प्लांट वाला पार्ट, और रूट्स होते हैं, ये उनका वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। वेजिटेटिव पार्ट यानी ऐसे पार्ट्स जो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स विथ फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स सच एज पोटैटो एंड जिंजर। बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स वगैरह सीड से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटैटो हो गया, वो एक तरह का स्टेम है, ठीक है। वो अंडरग्राउंड नीचे पाया जाता है, वो स्टेम है। उसी में से छोटा सा बर्ड निकल आता है, और वो बर्ड जो है पूरा पोटैटो का प्लांट को आगे जाके बना सकता है। पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, इनके फ्लैशी स्टेम से ही एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है। न्यू प्लांट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स। देखो बिना सीड्स के ये जो पोटैटो है, जिंजर है, ये सब नए प्लांट्स को जन्म दे सकते हैं। मनी प्लांट के केस में अगर बात करेंगे तो उनका जो स्टेम होता है, शुगर केन का स्टेम होता है, उनके स्टेम्स को जब अपन कट कर देते हैं, जैसे मनी प्लांट का छोटा सा डाल है, उसको कट कर देंगे और उसको मिट्टी में या पानी में डाल देंगे, तो वो क्या होगा, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ब्रायोफिल्म के केस में एक अलग ही एग्जांपल है। ये एक लीव्स है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ब्रायोफिल्म्स के जो लीव्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स इवेंचुअली ग्रो इन न्यू प्लांट्स। ब्रायोफिल्म का जो लीफ है उसमें आपको छोटे छोटे स्प्राउट्स देखने को मिलेंगे। ये टाइनी प्लांटलेट्स की तरह होते हैं जो बाद में नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। ये सब एग्जांपल्स हो गए तुम्हारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो ये सिर्फ प्लांट में ही देखने को मिलता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल में भी होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। और प्लांट्स के केस में इसको अपन क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। ये हो गए तुम्हारी रिप्रोडक्शन के अलग अलग कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, विच मीन्स यहाँ पे अपन जो भी पढ़ रहे हैं, पोटैटो का ग्रोथ, ठीक है, जिंजर से न्यू प्लांट आना, एंड देन शुगर केन और मनी प्लांट के जो स्टेम्स है उससे न्यू प्लांट ग्रो करना, ब्रायोफिल्म के जो लीव्स होते हैं उससे एक नया प्लांट ग्रो करना। तो ये सारी चीजें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। देखो वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट, स्टेम, उसके फ्लावर्स, ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। और प्रोपगेशन मतलब किसी एक पार्ट से मल्टीपल प्लांट्स या फुली प्लांट्स को जनरेट करना, इसी को कहते हैं अपन propagation, which means that new plant arise from vegetative parts। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, एक नया प्लांट जन्म लेगा उसी के वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ग्रोइंग पार्ट्स कौन है, प्लांट खुद ही। उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, ये सारी चीजें प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स ही है, और उसी को अपन वेजिटेटिव पार्ट्स भी कह सकते हैं। द की पॉइंट इज दैट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ाने का ये पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट, ओनली सिंगल या वन पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, और जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो भी प्रोजेनी पैदा होगा वो सेम टू सेम जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, किससे, अपने पेरेंट्स से, सेम टू सेम दिखेगा। सो ये हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे अपन टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके पहले अपन ये देखेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो जरूरी क्यों है, ठीक है, एग्रीकल्चर में ये क्या महत्व है इसका। सो बेसिकली अपने ये देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, यानी कि सेम टू सेम जैसा प्लांट हमने लिया था उसका अपन प्रोजेनी ग्रो करेंगे, वो भी सेम टू सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। दिस नेचुरल प्रोसेस हैज बीन अडेप्टेड बाय साइंटिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब ये जो एक प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, उसको साइंटिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर करते हैं। और ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जो है एक तरीका होता है प्लांट को ग्रो करने का, यानी कि इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। कौन से प्लांट्स हो गए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, और भी तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, फ्रूट देने वाले प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज को ग्रो करते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, बाय साइंटिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट टू डेवलप सेवरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स से जो है ग्रो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप बताए गए, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, और टिश्यू कल्चर हो गया। ये 4 वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स है, और इन टाइप से नए प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। दीज मेथड्स, देखो दीज मेथड्स आर वाइडली यूज्ड टू एफिशिएंटली
प्रोपगेट प्लांट्स। देखो अब इस ये जो मेथड्स होते हैं वो वाइडली यूज किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए। अब प्रोपगेट करना मतलब मैंने पहले ही बताया मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एक छोटे से पार्ट से बहुत बड़ा कंप्लीट प्लांट को डेवलप करना, इसी को अपन बोलते हैं प्रोपगेट। एंड हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये जो मेथड्स है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर्स, ये सब की वजह से जो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिला है। सच मेथड्स इनेबल फार्मर टू कल्टीवेट डिसायरेबल क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये सारे जो 4 मेथड्स मैंने बताया है, ये मेथड्स से ना लार्ज अमाउंट में और काफ़ी डिजायरेबल क्रॉप्स को फार्मर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया दिया हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर। इसमें ये आपको बताया जा रहा है जो फार्मर्स है या आपके आसपास जो भी साइंटिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट है उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आगे इसको पढ़ते हैं समझते हैं। तो ये कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, मतलब अब अपन जो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रोसेस से जिसको अपन बोलते हैं कटिंग। कटिंग में क्या होता है बेसिकली, देखो गार्डनर को तुम देखोगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोई ओवरग्रोन ब्रांच है, मान लो कोई तुम्हारे घर पे रोज प्लांट है, ठीक है, उसका डाली बहुत सारे डाल दिखेंगे आपको, ब्रांचेस दिखेंगे, आपको उन ब्रांचेस को कट कर लेना है, ऑब्जर्व देम। अब आपको ये ऑब्जर्व करने बोल रहा है, ऑब्जर्व दोस गार्डनर है, साइंटिस्ट है, उनको आप ऑब्जर्व करो। वो लोग जो है प्रिपेयर करेंगे कटिंग्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो जो एग्जिस्टिंग पुराने पेरेंट प्लांट है उसको छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे। नोट द एवरेज लेंथ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उस जितने लेंथ में कट कर रहे हैं आप ध्यान दो कि जो गार्डनर है वो ब्रांचेस को कितना लेंथ में कट कर रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ नोट्स एंड इंटरनोट्स ऑन द कटिंग। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था नोट्स क्या होता है, इंटर नोट्स क्या होता है। तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है जो भी कटिंग्स हो रहे हैं उसमें कितने नोट्स है, कितने इंटर नोट्स है। ऑब्वियसली जितने भी ब्रांचेस होंगे, देखो नोट्स में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, इंटर कैलोरी सेल्स पाए जाते हैं। तो इंटर कैलोरी सेल्स जो है नए रीग्रोथ करने में मदद कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है अपन ऐसे ब्रांचेस को ले रहे हैं, ऐसे ब्रांचेस को कट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एटलीस्ट एक तो इंटर नोट्स और इंटर नोट्स होने ही चाहिए, वही से तो मेन प्लांट्स वही ग्रो करेगा। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कटिंग के प्रोसेस में अपन को ब्रांचेस लेने हैं जिसमें नोट्स और इंटर नोट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो कलेक्टेड कटिंग्स है, जो भी कटिंग्स है, ठीक है, उसको प्लांटिंग करने के लिए ले जाया जाएगा। पहले जो नीचे वाले रिम लीव्स है उसको हटाया जाएगा, ऊपर वाला रखेंगे, नीचे वाले लीव्स को हटा दिया जाएगा। अब जो है उसको हाफ देयर लेंथ उसको सॉइल में इंसर्ट कर देंगे, यानी जितने का अगर वो 10 सेंटीमीटर का है तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर उसको अपन जमीन में अंदर डाल देंगे, एक 45 डिग्री के एंगल में। ऐसे स्ट्रेट अंदर नहीं डाल देना है, देखो प्लांट को ऐसे स्ट्रेट अंदर नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रखेंगे। जमीन से ये 45 डिग्री तक का होना चाहिए, 45 to 60 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये जो राइट साइड वाला आप डायग्राम देख रहे हो, इस तरह से अपन प्लांट को सॉइल में इंसर्ट कर देंगे और फिर उसको आप रेगुलरली ऑब्जर्व करोगे, पानी डालोगे तो आपको दिखेगा कि प्लांट जो है धीरे से वो ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो कटिंग का मेथड है, अपन छोटे से ब्रांच से एक नया प्लांट जनरेट कर दिए, ये हो गया कटिंग का प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस देखते ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग में क्या बोल रहा है, एक छोटा सा प्लांट लेना है, प्लांट ए, यहाँ पे आप नोटिस करोगे प्लांट ए, इस को अपन थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे। क्रिएट अ वुंड और स्लिट, एक छोटा सा स्लिट बना देंगे ट्विग के ऊपर। ट्विग मतलब ये जो पतला सा डाल है, ठीक है। प्लांट का जो ब्रांच होता है वो बहुत मोटा होता है, अगर ब्रांच पतला सा हुआ तो उसको अपन बोलते हैं ट्विग। तो ये जो ट्विग्स है उस पे छोटा सा स्लिट बना देंगे या छोटा सा कटिंग लगा देंगे वुंड, ताकि उसमें से एक नया सा स्टेम को फिक्स कर सके। अब इंसर्ट एंड फिट द कटिंग ऑफ अ स्टेम ऑफ प्लांट बी। देखो पहले प्लांट ए लिए, उसको छोटा सा स्लिट करके कट कर दिए, फिर दूसरा प्लांट बी लिए, उसको भी इस तरह से कट करना है। देखो डायग्राम डी को ऑब्जर्व करो, इस तरह से कट करेंगे ताकि ये जो है इस पोर्शन में फिक्स हो सके, प्लांट ए के इस वुंड वाले सेक्शन में फिक्स हो सके। तो यहाँ पे देखो, प्रोटेक्ट द वुंड और स्लिट बाय प्रोटेक्टिंग अ कॉटन क्लॉथ। अब इस वाले डायग्राम को देखो, ये जो डी वाला पार्ट है, ठीक है, उसको अपन फिक्स कर दिए है नीचे। ये देखो, ये प्लांट ए है, ये हो गया तुम्हारा प्लांट बी, दोनों को फिक्स कर दिए है। फिक्स करने के बाद प्रोटेक्ट द वुंड यूजिंग अ कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ इसके अराउंड रैप कर दो आप,
ताकि उसमें कोई भी पेस्ट वगैरह कीड़े वगैरह अंदर ना घुस जाए। तो उसको तब तक के कवर करके रखना है जब तक कि वो ग्राफ्ट हील ना हो जाए। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना ए और बी का, ठीक है, ये जो पोर्शन है ना ग्राफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पोर्शन को आपको ढक के रखना है, यानी कि कवर करके रखना है ताकि कोई भी पेस्ट इंसर्ट ना हो जाए उसके अंदर। कट द अदर ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो है दूसरे वाले जो ब्रांचेस हैं ऊपर वाले पार्ट को अपन ने कट कर दिए। जो प्लांट बी है उसके जो ब्रांचेस है ऊपर से कट कर दिए, बस इतना सा पार्ट रहेगा, बाकी इसके ऊपर वाला जो है उसको हटा देंगे। अब यहाँ से जो नया ग्राफ्ट लगाया है, ठीक है, वो ग्रो करेगा। सो वाटर द प्लांट्स रेगुलरली एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ प्लांट बी अलॉन्ग विद अ प्लांट ए। अब जो है प्लांट ए और बी दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया गया है, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, यानी कि जो हमारे कुछ सोसाइटीज होते हैं जहाँ पे रिसर्चेस होते रहते हैं अबाउट एग्रीकल्चरल, जैसे कि उनमें से एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च होते रहते हैं रिगार्डिंग दोज प्लांट्स। उसमें साइंटिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है एक साथ काम करते हैं। तो उनके कुछ हब्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको अपन कृषि विज्ञान केंद्र बोलते हैं। ये जो हब्स होते हैं ना, ये फार्मर्स को स्किल सिखाते हैं रिगार्डिंग मॉडर्न ग्राफ्टिंग। यही है जो अपन ग्राफ्टिंग अभी पढ़े हैं। इसी ग्राफ्टिंग के बारे में बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स होते हैं, वो सिखाया जाता है, जिससे वो हाई यील्डिंग फ्रूट्स को ग्रो कर सके और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सके। तो ये जो है हमारा ICAR, ये हेल्प करता है फार्मर्स को इसी ग्राफ्टिंग वगैरह के बारे में नॉलेज देने में, ताकि फार्मर जो है अच्छा इनकम कर सके और अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सके। फिर अगला टेक्निक, ये तीसरा टेक्निक आता है हमारा लेयरिंग। देखो लेयरिंग में सिंपल क्या होता है, एक प्लांट लेंगे, ठीक है। लेयरिंग सेलेक्ट अ फ्लेक्सिबल थिन ट्विग ऑफ अ ट्री। यहाँ पे थिन ट्विग, पतला, ये देखो ब्रांच, ऐसा ब्रांच जो पतला हो जिसको अपन ट्विग बोलते हैं। अगर ये मोटा सा दिख रहा है तो वो नॉर्मल ब्रांच कहलाएगा, अगर ये पतला सा है तो उसको अपन ट्विग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्विग है इसको अपन जमीन में सरफेस पे सेलेक्ट अ फ्लेक्सिबल थिन ट्विग ऑफ अ ट्री सच एज लेमन एंड बरी द मिडल पार्ट ऑफ द ट्विग अंडर द सॉइल। ये देखो सॉइल के अंदर इसको बरी कर दिए। सो अब क्या होगा, वाटर इट रेगुलरली, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ न्यू लीव्स ऑन द ट्विग। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ पे नए लीव्स जनरेट होंगे 10 से 15 दिन के बाद। जैसे ही रूट्स डेवलप होने के बाद यहाँ से कट कर देना है फ्रॉम द एरिया ऑफ ट्विग इन द बरीड सॉइल। वंस रूट्स हैव डेवलप, जैसे ही रूट्स डेवलप होने लगेंगे, कट द ट्विग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये जो पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट है, यहाँ से जो ट्विग है उसको कट कर देना है, ताकि अभी ये जो प्लांट है अपने हिसाब से खड़े होकर ग्रो कर सके। सो ये प्रोसेस हो गया तुम्हारा लेयरिंग का। लेयरिंग में हमने क्या देखा है, छोटा सा जो ट्विग है उसको सॉइल में बरी कर देना है, और फिर जैसे ही 10-15 दिन के बाद रूट्स ग्रो होने लगेंगे उस ट्विग को कट कर देना है, और फिर ये एक नया प्लांट्स अपने आप ग्रो करने लग जाएगा। ये एक मेथड हो गया जिससे हम एक प्लांट के पार्ट से, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से दूसरा नया प्लांट ग्रो कर पा रहे। तो ये हो गया लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, प्लांट ए को कट कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा स्लिट बना रहे थे जिसमें प्लांट बी को इंसर्ट कर दिए थे, और प्लांट ए और प्लांट बी दोनों एक साथ ग्रो कर रहा था। ये हमारा हो गया था ग्राफ्टिंग। और फिर सबसे पहला वाला कौन सा था, कटिंग। कटिंग में अपन क्या कर रहे थे, सिंपली ब्रांचेस को कट कर रहे थे, उस पार्ट को कट कर रहे थे जहाँ पे नोड्स एंड इंटर नोड्स पाए जाते हैं, और फिर उसको सॉइल में बरी कर दे रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, एक नया प्लांट्स जनरेट हो रहा था पेरेंट प्लांट के पार्ट से। तो ये हो गया तुम्हारा, 3 तुम्हारे स्टेप्स हो गए। प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। देखो यहाँ पे जो आपको बनाना ट्रीज आपको दिख रहा है, ये बनाना ट्रीज जो है टिश्यू कल्चर के मेथड से ग्रो किया जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे एक छोटे से टिश्यू से, ठीक है, फार्मर्स आर नाउ प्रोवाइडेड मास प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट फ्रॉम द शूट टिप। देखो शूट मन यानी कि शूट टिप यानी एपिकल मेरिस्टम, जो मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे प्लांट का इस तरह से ब्रांचेस रहेंगे, जो ऊपर वाला टिप है यहाँ पे आपका पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इस टाइप का आपको दिख रहा था एपिकल मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, या शूट का जो टिप है, यहाँ से आपको निकाला जाता है टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू को कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है, फिर यहाँ से रूट, इसी छोटे से टिश्यू से रूट्स और शूट्स डेवलप होते हैं, और ये जो रूट्स एंड शूट्स छोटे से प्लांट है इसको अपन
सॉइल में इंसर्ट कर देते हैं, फिर वो पूरा बड़ा सा प्लांट बन जाता है जो कि टिश्यू कल्चर में होता है। ठीक है, यही हमारा मेन प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का। प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज रेवोल्यूशनाइज्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाइक इन बनाना फार्मिंग। बनाना फार्मिंग में मेनली ये जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है वो यूज होता है। ठीक है, जिससे फार्मर मास प्रोड्यूस करते हैं हेल्दी प्लांट्स को। छोटे से शूट टिप से ही कई नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे हेल्दी वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी वायरस इन्फेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, और इससे हाई ईल्ड मिलता है, यानी छोटे से टिश्यू से, एक छोटे से प्लांट के पार्ट से आप लाखों प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया तुम्हारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट के अंदर। यू हैव लर्न वेरियस मेथड अबाउट, तो आप लोगों ने समझ लिया है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है और उसके वेरियस मेथड्स जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और ये चौथा टिश्यू कल्चर, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ईस्ट और फिर अपन देखेंगे हाइड्रा। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट में आपने 20 ml शुगर सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, यानी कि 10 ml आप पानी भर लो टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर 1 ग्राम शुगर मिला लो। एड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, ईस्ट बेकर्स ईस्ट वगैरह या नॉर्मल ईस्ट आप बोलोगे तो मिल जाएगा, वो आप खरीद लोगे। तो छोटा सा ग्रेन्यूल जो है इस सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे, किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्लोज करना है किससे, कॉटन प्लग से। रुको डायग्राम बता के समझाता हूँ, इजीली समझ में आएगा फिर। ये है तुम्हारा टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर तुम 10 ml पानी भरोगे। ठीक है, और यहाँ पे डालोगे शुगर 1 ग्राम। 1 ग्राम शुगर डाल दिए और फिर क्या डालोगे, ईस्ट का एक छोटा सा ग्रेन्यूल्स, ये ईस्ट ग्रेन्यूल्स डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कॉटन का प्लग, इसको क्लोजली टाइट करके आपको इंक्यूबेट कर देना है। इंक्यूबेट यानी इसको एक वार्म एरिया पे रखना है। कीप इट अनडिस्टर्ब इन अ वार्म प्लेस, एकदम ज़्यादा गर्मी भी नहीं जिससे हीट की वजह से मर जाए बेचारे, तो हल्का वार्म प्लेस जहाँ पे ह्यूमिड ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे जगह पे आपको रख देना है जिससे ईस्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। 1 से 2 घंटे बाद इसमें से 2 ड्रॉप निकालना है। मिक्सचर ऑफ ईस्ट ट्यूब फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन टू ग्लास स्लाइड एंड माउंट इट विथ अ कवर स्लिप। अब आपको एक स्लाइड लेना है इस तरह का, जो माइक्रोस्कोप में आप देखते हो ना, तो उसका जो स्लाइड आता है, यहाँ पे स्लाइड पे आपको यहाँ से 1 ड्रॉप निकाल लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे 1 ड्रॉप निकाल लोगे ईस्ट को, ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें आपको कवर स्लिप लगा देना है और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ईस्ट का कुछ इस तरह का सेल रहता है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे छोटा सा ऐसे बर्ड डेवलप होगा, ये बर्ड धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा इस तरह से। फिर सिमिलरली एक और बर्ड होगा, फिर ये बड़ा होगा। तो ये आपका एक सेल था, ये आपका दूसरा सेल बन गया, ये तीसरा सेल बन गया। तो अब डायग्राम में नोटिस करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा सेल है, फिर ये उसके ऊपर दूसरा सेल आ गया, तीसरा सेल आ गया, ये चौथा सेल आ गया, फिर यहाँ से एक नया बर्ड डेवलप होने हो गया है, ये चौथा सेल हो गया। ठीक है, इसी तरह से बर्ड्स बनते हैं और फिर वो बर्ड्स ग्रो करके ईस्ट सेल बनाते हैं। तो ईस्ट सेल का जो है रिप्रोडक्शन इसी तरह से होता है और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग इन ईस्ट। तो अगर कोई बोले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बताओ जो तुम्हें ईस्ट में देखने को मिलता है, तो तुम क्या बोलोगे, ईस्ट में होता है बडिंग। ठीक है, बडिंग इज अ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स इन ईस्ट। ठीक है, अब बडिंग का मतलब क्या होता है, छोटा सा बर्ड बनना। तो भाई ये एक ईस्ट का सेल है, इसमें छोटा सा बर्ड बना। अब यही बर्ड जो है बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और मज़े की बात है, मान लो ये बर्ड गलती से टूट गया, टूट के यहाँ गिर गया, तो ये बर्ड यहाँ बने, इस तरह से गिर गया नीचे टूट के। ठीक है, तो अब ये बर्ड जो है फिर नया सेल बनाएगा, एक और बनाएगा, मतलब ये एक और कॉलोनी बनाते जाएगा। अब इधर से भी बर्ड निकलेंगे, यहाँ से भी कॉलोनी निकलते जाएगा। अब मान लो गलती से ये वाला पोर्शन नीचे टूट गया, अब ये वाला पोर्शन फिर से कॉलोनी बनाते जाएगा। तो इस तरह से जो है ईस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, छोटे से बर्ड्स बनाते हैं और ये कॉलोनी बनते जाता है। तो ये है तुम्हारा
एक्सपेरिमेंट जो मैं ईस्ट के हेल्प से बताया हूँ बहुत ही इजी तरीके से। डू यू ऑब्जर्व एनी स्मॉल राउंड आउटग्रोथ? तो ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, आपको छोटा छोटा आउटग्रोथ देखने को मिलेगा जिसको अपन बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट ईस्ट सेल से ग्रो करेगा। ये जो पेरेंट सेल है, यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम पे, ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे छोटा छोटा बर्ड्स आया और वो ग्रो करके फिर नया ईस्ट सेल बनाया। ठीक है, डू दिस फीचर इंडिकेट दैट द ईस्ट इज डुप्लीकेटिंग? ऑब्वियसली ईस्ट जो है इसी तरह से डुप्लीकेट होते जा रहा है। हाउ डू दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग रिप्रोडक्शन इन ईस्ट? तो ये जो रिप्रोड्यूस हो रहा है इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे बडिंग। इन ऑर्गेनिज्म सच एस हाइड्रा, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, ये पानी में पाया जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स रहेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये भी रिपीटेड सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। ठीक है, रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन द पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड। देखो यहाँ पे भी स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस होगा, बड इस टाइप का। यहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन होते रहेगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, ये छोटे से जगह पे रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, यही आउटग्रोथ बन जाएगा, एक बर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये बर्ड बाद में बड़ा हो जाता है, बर्ड एनलार्जेस, जैसे ये बड़ा हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी कि टूट के नीचे गिर जाएगा फ्रॉम द पेरेंट। और फिर ये इंडिपेंडेंटली अकेले, भाई मैं बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना खुद का एम्पायर बनाऊंगा। तो ये जो दूसरा वाला हाइड्रा है, फिर ये अपना नया सा बडिंग निकालेगा और फिर ये बड डिटैच हो जाएंगे, फिर ये नया हाइड्रा बनाएंगे। तो इस तरह से जो प्रोसेस चलते रहेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, इन हाइड्रा वन कैन ऑफन सी मेनी बर्ड्स, तो आपको सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे बर्ड्स भी दिख सकते हैं जो पेरेंट के बॉडी पे सेम टाइम पे ग्रो करते रहते हैं। देयर आर अदर मेथड्स, अभी एक मेथड हो गया बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा। देयर आर अदर मेथड्स ऑफ asexual reproduction in organisms. You have learned that food like fruits get rotten by microbes. तुम नोटिस करे होगे जब तुम किचन वगैरह में खाना बनता है तो बहुत टाइम तक के वो खाना यूं ही रखा हुआ रहेगा तो वो सड़ जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें आपको डस्टी टाइप का दिखेगा, ब्लैक फजी पैचेस दिखेंगे, बहुत स्मेल भी आने लगेगा। ब्लैक पैचेस आर ऑफन सीन ऑन डैम्प वॉल, आपको दीवारों पे भी कभी कभी वाइट वाइट पैच, काले काले पैच दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो फंगस होते हैं। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको अपन फंगस बोलते हैं। वेयर डू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम? फॉर लॉन्ग पीपल थॉट, पुराने जमाने पे जब जहाँ पे इतना साइंस डेवलप नहीं था, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग सोचते हैं कि ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं नॉन लिविंग मैटर से। जब लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने प्रूव किया कि जो नए जो ये ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो ऑलरेडी पुराने ऑर्गेनिजम्स यानी ओल्ड पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ही आ रहे हैं, या उसको अपन बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से बना हुआ है। देखो ये हाइड्रा पेरेंट पहले से था, तब जाके ये प्रोजीनी को प्रोड्यूस किया है। तो जितने भी नए सेल्स बनते हैं, न्यू लाइफ ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने जर्म थ्योरी दिया। ठीक है, जर्म थ्योरी जो है डायरेक्टली सपोर्ट करता है सेल थ्योरी को। जर्म थ्योरी सेल थ्योरी एक ही है, वो ये दोनों एक ही चीज़ कहता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन है, पेरेंट सेल ही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल। एंड लेड टू प्रैक्टिसेस लाइक फूड एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन। तो जब से ये जर्म थ्योरी आया या सेल थ्योरी आया है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह से ग्रो करते हैं, तब से उन्होंने इस तरह का प्रैक्टिसेस लगाना चालू किया। फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं, साफ सुथरा स्वच्छ करके रख सकते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें। वी कैन एक्सप्लोर हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मोर क्लोजली बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी that you can conduct at home or in school. So अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हो तुम अपने घर, तो उस एक्टिविटी को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, टेक अ स्मॉल स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा ले लो, उसके लिए अपन एक मॉइस्ट चैम्बर प्रिपेयर करेंगे। प्लास्टिक बॉक्स ले लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें एक पतले से कॉटन का लेयर डाल दो, उसको कवर कर दो टिश्यू पेपर से, फिर उसके ऊपर प्री बॉइल्ड वाटर डाल दो।
प्री बॉइल्ड क्यों डाल रहे हैं? ताकि पानी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहे, इसलिए पानी को पहले बॉईल कर लो। बॉईल करने का जैसे ही वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, उस वाटर को जो तुम चैम्बर बनाए थे, प्लास्टिक का डब्बा या स्टील का डब्बा था जिसके अंदर तुमने पतले कॉटन के लेयर लगा दिए थे और टिश्यू लगाए थे, उसके ऊपर ये प्री बॉइल्ड वाटर को जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसको पोर कर दो, यानी कि वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए। अब वो जो ब्रेड स्लाइस था उसको भी थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के उसको भी मॉइस्चराइज कर लो, मॉइस्ट रहेगा वो। अब उस भीगे हुए ब्रेड या रोटी को तुम उस बॉक्स के ऊपर रख दो। अब क्या होगा, कीप द मॉइस्ट चैम्पर इन अ वार्म एंड डार्क प्लेस। अब ये जो डब्बा है खुला हुआ है, ठीक है, इसको बंद नहीं करना है, खुला हुआ उसी को वैसे ही एक वार्म और डार्क प्लेस ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पे ह्यूमिड वगैरह हो, जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट ना हो। ऑब्जर्व द ब्रेड और रोटी। अब इसको रोज आपको ऑब्जर्व करना है क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करना है, बस उसको ये चीज़ छूना नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। आफ्टर 3 days ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ ब्रेड। अगर आप ब्रेड के सर्फेस पे देखोगे तो ब्लैक कलर का काई जैसा कुछ दिखेगा, डस्टी मटेरियल से एकदम पाउडरी सब्सटेंस आपको दिखेंगे उस ब्रेड के ऊपर। अब उसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है, तो आपको क्या दिखेगा, डू यू नोटिस द ग्रोथ ऑफ मोल्ड। उसको अपन कहेंगे मोल्ड, जो ब्रेड में ग्रो करता है। जब एकदम पाउडर का लेयर आपको दिखने लगे एकदम ब्लैक या ग्रीनिश डार्क ग्रीन कलर का आपको, तो आपको उसको स्कूल लेबोरेटरी में ले जाने के लिए बोल रहे हैं। फिर अब इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले छोटा सा नीडल ले लेंगे, उस नीडल से छोटा सा जो मोल्ड का पीस है उसको स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। ये तुम्हारा स्लाइड है, इसके अंदर से जो मोल है वो छोटा सा पीस यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। छोटा सा जो भी पाउडर आपको दिखेगा ना उसी को आपको ट्रांसफ़र कर देना है इनटू माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। ब्लू स्टेन डालना है, ठीक है, ब्लू डाई जिसको बोलते हैं वो डालना है उस स्लाइड के ऊपर, ताकि ये जो स्पोर्स है, ये जो फंगस है, वो डाई को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे आप इजीली ब्लू कलर देख सकते हो। ऑब्जर्व द मोल्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस सैक के अंदर आपको बहुत सारे स्पोर्स मिलेंगे। ये स्पोर्स जो है छोटे छोटे सेल्स है, जब ये बाहर हवा में रिलीज हो जाते हैं फिर इसको जैसे ही मॉइस्ट कंडीशन मिलता है नए सेल्स बनाने लग जाते हैं इस तरह का। तो ऑब्जर्व द मोल अंडर द माइक्रोस्कोप, कंपेयर द डायग्राम। तुम अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे यू विल ऑब्जर्व द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके ऊपर एक उसके टिप पे एक सैग देखने को मिलेगा राउंड सा, ठीक है। डू यू सी अ टाइनी राउंड स्ट्रक्चर। क्या आपको उसके ऊपर एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सैक टाइप का? वो जो सैक है उसके अंदर स्पोर्स मिलेंगे। उस ब्रेड स्लाइस में ये फंगस आया कहाँ से? अब देखो, जब ब्रेड फ्रेश था उस पर कोई फंगस नहीं था, पानी था उसको भी तुमने बॉईल कर लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है पानी में भी कोई फंगस स्पोर नहीं था। इन दिस केस जो फंजाई है वो ग्रो किया है ड्यू टू स्पोर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में बहुत सारे स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये जो तुम्हारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। यही जो स्पोर्स है ये एयर में ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। आप सांस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एयर में बहुत सारे स्पोर्स मौजूद है। आप सांस भी ले रहे हो ना तो आपके बॉडी के अंदर जा भी रहा है, पर आपके ब्लड सेल्स है ना, इम्यून सेल उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो कहने का ये मतलब है जो स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, वो हमेशा एयर में आपको मिलेंगे, वो होते ही होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रेड द मोल्ड ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स। तो ये जो ब्रेड था उसके ऊपर ये मोल्ड आया कहाँ से? कहाँ से आया? एयर से आया है, ठीक है। जो स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर विच सेटल्ड ऑन द मॉइस्ट ब्रेड। अब हवे में ऑब्वियस सी बात है स्पोर्स थे, वो ब्रेड के ऊपर आके गिरे और उसको अपन ने डार्क पे रखा, वाटर डाला था ताकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा मॉइस्टी हो, इस वजह से वो इजीली रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर दिया। इसको अपन सैक बोल सकते हैं या फिर सोलन वेसाइकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फंगल हाइफे। यहाँ पे नीचे जो डंठी दिख रहा है ना इसको अपन बोलेंगे हाइफे। इसको क्या बोलेंगे? हाइफे, ठीक है, फंगल हाइफे। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर, बहुत लार्ज नंबर्स में बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक छोटे से कॉलोनी में आपको कई मिलियंस ऑफ स्पोर्स आपको मिल जाएंगे। एक तो लाइट वेट है, सिंगल सेल्ड होते हैं, हवा का जो फ्लो होता है उसमें इजीली फ्लोट करते रहता है और वेट करते रहता है कब उसको मॉइस्चर मिले। जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वो तुरंत जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते
न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल्स आपको इस तरह का दिखेगा, ये जो आपको बन रहा है ये एक पूरा न्यू इंडिविजुअल है। आपको फिर वो न्यू इंडिविजुअल्स इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारे हाइफी से। अब ये जो हाइफी है, एक हाइफी है, ये एक हाइफी मिलके माइसीलियम बनाता है। फिर इस माइसीलियम के ऊपर आपको एक नया सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख जाएंगे इस तरह से। फिर उस सैक के अंदर कई सारे स्पोर्स मिलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जो पेरेंट है नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा था, पर ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग आया है वो सेल डिवाइड होके आया है, यानी पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है टू गिव न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो सेल डिवाइड हुआ है, ये सेल डिवीजन का मेथड क्या है? माइटोसिस। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? सेल डिवाइड हो रहा है। सेल डिवीजन का प्रोसेस कौन सा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? माइटोसिस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट्रल प्रोसेस बिहाइंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? माइटोसिस से होता है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और ये जो होते हैं अपने पेरेंट्स से एकदम सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं, जिसको अपन क्लोन भी बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, अब ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, जिसको अपन क्लोन भी कहते हैं। देखो यही पे मैं बताया था क्लोन। दिस मेथड इज फास्ट एंड हेल्प ऑर्गेनिज्म इंक्रीज। अब ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है ना बहुत ही फास्ट होता है, इस वजह से कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो बहुत क्विकली अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेते हैं। स्पेशली कब? जब इन्वायरमेंट फेवरेबल हो। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म आ रहा है फेवरेबल इनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में वो बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो करते हैं। फिर आपको डाउट होगा कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता होगा तब क्या करते होंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था, ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करता है आपका राइजोपस, ठीक है, इस तरह का ये आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ये जो राइजोपस है, राइजोपस, ठीक है, ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है। तो आपको डाउट होगा कि ये सैक कब टूटेगा, ठीक है। ये देखो ये जैसे टूट गया, टूट के स्पोर निकाल दिया है, ठीक है, इसके अंदर का जो भी स्पोर है वो सब बाहर आ गया। ये कब टूटता है और कब ऐसे इंटैक्ट रहता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन यानी टेम्परेचर एकदम ऐसा है कि ये ग्रो कर सकता है, बट ऐसा भी टेम्परेचर नहीं है कि ये बेचारे सरवाइव कर सके। उस केस में ये जो स्पोर है वो इंटैक्ट ही रहेगा, फूटेगा नहीं। इसको अपन कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे स्पोर्स के अराउंड सैक बना हुआ रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोर बर्स्ट होगा, टूटेगा, और जितने भी स्पोर है सब बाहर आ जाएंगे हवा के कांटेक्ट में। फिर वो धीरे धीरे जहाँ भी उसको फूड मिलेगा वो सेटल डाउन होगा, और फिर वहां से एक नया फंगस का जो भी बॉडी है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। मोल्ड्स ऑन ब्रेड में लुक अनप्लेजेंट, ठीक है, आपको ब्रेड के ऊपर जो काला काला डस्ट दिखेगा वो फंगस है जो बहुत ही देखने में अनप्लेजेंट लगता है, ठीक है, बट इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। अब ये बेनिफिट क्या है? फंजाई ग्रो वेरी फास्ट। देखो स्पोर फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है ना बहुत ही फास्ट होता है, तो इस वजह से फंगाई बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। एक बार में कई सारे स्पोर्स बना लिए भाई, वो इतने सारे बच्चे बना लिए, जैसे ही टूटेगा सारे बाहर और फिर नया फंगस इतना सारा। तो समझ लो कि कितना फास्ट प्रोसेस है। तो इस वजह से अब ये जो जब फंगस ग्रो करते हैं ना तो उनको बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, ठीक है, फॉर फूड। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड कर सकते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स है अपने आसपास वो भी डिग्रेड कर सकते हैं। यानी कि ऐसे भी फंगस होते हैं जिसको आप प्लास्टिक के ऊपर छोड़ दो, उस प्लास्टिक को वो खा जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, और वो खुद ग्रो करेगा और प्लास्टिक को खाते रहेगा। तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, हमारे अर्थ में इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट है, उसके ऊपर अगर अपन कोई स्पेसिफिक फंगस छोड़ देंगे, ऐसा फंगस जो प्लास्टिक को डिग्रेड करे। फंजाई ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका जो आउटलेट वो अर्थ के बॉडी में जाके छोड़ देते हैं जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी जो कंपनीज है जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहर छोड़ देती है उनमें हैवी मेटल्स होते हैं, तो इन
हैवी मेटल्स को डिग्रेड करने का काम फंजाई कर सकता है। अब सारे फंजाई का काम ये नहीं है, ये अलग अलग फंजाई होते हैं जिनका अलग अलग स्पेसिफिक काम होता है। कौन कौन से फंजाई है जो पेनिसिलिन बनाते हैं, एमोक्सिसिलिन बनाते हैं। अब बोलोगे ये पेनिसिलिन एमोक्सिसिलिन है क्या चीज? ये एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, ये जो फंजाई है ये प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन। अब बोलोगे ये पेनिसिलिन क्या है और ये क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? देखो भाई, हम इंसान हैं, अपन को क्या चाहिए? फूड चाहिए, तो अपन फूड खाएंगे। ठीक है, अब ये फूड खाने के बाद क्या फूड खाते रहेंगे? क्या फूड क्या हमारे बॉडी के अंदर भरते रहेगा? क्या उसका वेस्ट प्रोड्यूस भी बाहर आएगा? तो वैसे ये जो फंगस है ना, हैवी मेटल्स बोल लो या जो भी फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, जो भी चीज है, वो फूड को खाएंगे। फूड को खाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करेंगे। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब यहाँ पे बोलोगे मैंने 2 डिग्री क्यों लिखा? सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में 2 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम क्या करता है? फूड को खाता है और अपना वेस्ट प्रोड्यूस करता है। उस वेस्ट को अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वही वेस्ट प्रोडक्ट पेनिसिलिन है। मतलब तुम समझ रहे हो, हम इंसान जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं वो हार्मफुल होता है, बट ये जो फंजाई है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज कर रहा है वो उसके लिए वेस्ट है, बट ये पेनिसिलिन जो है हमारे काम का चीज है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। अब बोलोगे एंटीबायोटिक क्या काम का? हमारे इंसान के लिए क्या काम? भाई जब बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, वायरल होता है, तब क्या दिया जाता है? ये एंटीबायोटिक दिया जाता है, यही पेनिसिलिन दिया जाता है तुमको। ठीक है, तो समझ लो कि जो फंगस है उनका वेस्ट इन्फेक्शन से लड़ता है। इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। तो समझ लो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ रहा है? इस फंगस का हेल्प लेना पड़ रहा है। और फंगस क्या दे रहा है अपन को? वही वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। ये सारे क्या है? एंटीबायोटिक्स है। एंड करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक और चीज़ है, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटीज को देख लेते। जो हम टिफिन बॉक्स जिसमें अपन मॉइस्ट चैम्बर बना रहे थे उसका जो टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, इस टेम्परेचर में जो स्पोर है ग्रो करना चालू कर देते हैं। लोअर टेम्परेचर अगर ठंडा हुआ, मौसम ठंडा रहा, तो वो नहीं ग्रो पाएंगे, स्लो और स्टॉप देयर रिप्रोडक्शन। फ्रिज के अंदर खाना क्यों रखते हैं? -4 डिग्री यहाँ टेम्परेचर जाता है ना, ठंडा रहता है ना, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे फंगस का ग्रोथ स्लो होगा या फिर स्टॉप कर जाएगा, वो रिप्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। उसको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, जो फ्रिज में नहीं होता। दिस इज वाई वी रेफ्रिजरेट पेरिशेबल फूड्स। पेरिशेबल फूड्स यानी सड़ने वाले, ऐसे फूड्स जो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, जैसे दूध हो गया। जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे तब कैसे? फ्रेश फ्रूट्स ओनली लास्ट 1 से 2 दिन, यानी कि जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे? 1 से 2 दिन में ही खाना जो भी रहता था फ्रेश फूड रख पाते थे, फिर वो खा जाते थे। रेफ्रिजरेशन आने के बाद जो फूड हैबिट है वो हमारा चेंज हुआ है। अभी इस समय में जो हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, कई लंबे सालों तक रखते हैं। वेजिटेबल्स का बिजनेस होता है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। यानी सोचो ये कई कई समय तक के वो कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को रखते हैं, फिर वो हमारे पास आता है। हमें लगता है ये ताज़ा है, पेड़ से यानी कि क्रॉप से तुरंत निकाल के लाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिफ्रिजरेशन की वजह से चीज़ें रेवोल्यूशन हुआ है, फूड हैबिट चेंज हुए हैं, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब चीज़ को अपन मोल्ड से या बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो पे अपन डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।